आज नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में हर तरफ APFRA के चर्चे हैं, जिसे लोग आफरा भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978। आई नो आप भी इस टॉपिक को सुन सुनकर थक गए होंगे। इस इशू के बारे सुनते सुनते मेरे मन में भी इतनी बातें उभरी कि मुझे लगा कि आपके साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए। और ऊपर से मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों को इस एक्ट के प्रोविजंस में क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी लैक कर रहे हैं। तो मैं इस एक्ट को सिंप्लीफाई कर इसके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आया हूं और मैं होप करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हर कंफ्यूजन, हर दुविधा दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, ये एक ऐसा एक्ट है जो अब अरुणाचल प्रदेश का हॉटेस्ट इशू है। आज मैं आपको इसके हिस्ट्री से लेकर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तक सब कुछ बताऊंगा और साथ ही मैं उन सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स को दूर करूंगा जो मेरे हिसाब से कई लोगों के मन में है। तो लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसी भी धर्म या समुदाय के पक्ष या खिलाफ नहीं बोलूंगा, बल्कि मेरी कोशिश इस मसले के समाधान में योगदान देना है। चलिए आफरा के हिस्ट्री से शुरू करते हैं। दरअसल 1977-78 में जब रेजोल्यूशन अरुणाचल प्रदेश के असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया तो उस वक्त इसे यूनानिमस सपोर्ट मिला। शुरू में इस रेजोल्यूशन को फ्रीडम ऑफ इंडिजिनियस फेथ का नाम दिया गया था। आप रेजोल्यूशन को किसी बिल का रॉ फॉर्म मान सकते हैं जो बाद में जाकर बिल बन जाता है और पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का और स्टेट असेंबलीज में रिस्पेक्टिव गवर्नर्स के एसेंट के बाद एक बिल एक्ट बन जाता है। आमतौर पर यूटीज के बिल को लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी एसेंट मिल सकता है, पर इस बिल के सीरियसनेस के चलते इसे प्रेसिडेंट का एसेंट सीधा मिला। खैर, जब यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो अरुणाचल वो पहला राज्य नहीं था जो उस वक्त इस नेचर के बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इससे पहले कुछ सिमिलर नेचर के एक्ट्स भी कुछ स्टेट्स ने पहले से ही लागू कर रखे थे। उन राज्यों में सबसे पहला नाम ओडिशा का आता है, जो 1967 में इसे पास कर चुका था। इसके बाद मध्य प्रदेश ने 1968 में इसे पास किया। आज इंडिया में कम से कम 12 ऐसे राज्य हैं जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट एनेक्ट कर चुके हैं। अरुणाचल के द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर प्रेम कांडो थुंगन के एक इंटरव्यू में आपने भी देखा होगा, वे बताते हैं कि इस बिल को दिल्ली ले जाने पर द देन यूनियन लॉ मिनिस्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि क्योंकि ऐसे सिमिलर एक्ट्स कुछ इंडियन स्टेट्स में ऑलरेडी लागू थे तो उनके लाइन में इस एक्ट का नाम रखा जाए तो बेहतर होगा। थुंगन सर फर्दर बताते हैं कि वे फिर इस बिल को अरुणाचल प्रदेश वापस लेकर आए और रीनेम करने के बाद उन्हें दिल्ली लौटकर इस पे उन्होंने प्रेसिडेंट का एसेंट लिया। उनके इस कथन से मुझे एक बात तो समझ में आती है, उस वक्त अरुणाचल में सरकार चला रहे लोगों का सिर्फ एक ही इरादा था, अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना। पर हाँ, संभवतः यह भी हो सकता है कि यह पर्टिकुलरली ईसाई धर्म के खिलाफ भी हो, क्योंकि तब तक नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे पड़ोसी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के पड़ोसी राज्यों में क्रिश्चियनिटी पूरी तरह फैल चुकी थी और अरुणाचल में भी इसकी एंट्री हो गई थी। आई कांट डिनाई और कंफर्म द फैक्ट, आई कैन कमेंट ऑन इट। पर इस दिशा में एक और बात निकल कर आती है और वो ये है कि उस वक्त अरुणाचल के लोगों को और आज भी सिर्फ किसी एक धर्म से खतरा नहीं है, और खासकर उन दिनों किसी भी धर्म का कोई भी यहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता था, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या चाहे हिंदू हो या किसी और धर्म का। इसीलिए उन दिनों के लोगों ने, हमारे उन दिनों के लीडर्स ने मेरे हिसाब से बहुत ही समझदारी का काम किया था। और जैसे मैंने अभी बताया, उस समय इस एक्ट का नाम भी अलग था, पर उसे चूक यहां हुई कि उन्होंने इस कानून को उस वक्त लागू नहीं किया। पर रुकिए, अभी पूरी बात सुनने से पहले वीडियो को बंद मत कर दीजिएगा या कमेंट में मुझे गाली देना शुरू मत कर दीजिएगा। मुझे अपनी बात जस्टिफाई करने का थोड़ा मौका दीजिए, आगे जस्टिफाई करूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था, इस कानून के बनने के बाद भी इसे उस समय लागू नहीं किया गया। मेरे को स्पेसिफिक कारण का तो पता नहीं लगा पाया, पर शायद सरकारें और लीडर्स के बदलने के कारण और इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से ना लेने के कारण या किसी और राजनीतिक पॉलिटिकल रीजन से इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। और इसी के कारण आज 4 दशक बाद यह मुद्दा एक मसला बना हुआ है। बट इट्स नॉट द इशू टुडे। आज सवाल ये नहीं है कि इसे क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि सवाल यह है कि क्या इसे लागू किया जा सकता है। देखिए, कोई भी कानून पारित हो, तर्क तो होता ही है, डेमोक्रेसी की यही तो खूबी है। पर जिस आधार पे यह पोजीशन है, इसका लोगों को क्लैरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर हम में से कई ऐसे होंगे जो इस मसले की पूरी समझ को नहीं रखते, पर जी जान से इसके खिलाफ या पक्ष में बात कर रहे हो। बट जो जानते हैं वो जानते हैं, मैं किसी के नॉलेज को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। बट आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जहां से मैं देख रहा हूं दोस्तों, यहाँ अरुणाचल में बाकी रिलीजन के लोगों को यह बात कम खटक रही है, पर क्रिश्चियन रिलीजन के लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसके मैंने 2 अलग अलग रीजंस एनालाइज किए हैं। पहला, उनका जस्टिफाइड रीजन।
नाउ मैं इसे इसलिए जस्टिफाइड कह रहा हूं, इसे इसलिए जस्टिफाइड मानता हूं क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द स्टेट। ऑब्वियसली उनकी जगह कोई और धर्म का भी या कम्युनिटी के लोग भी होते तो भी वे भी यही टारगेटेड फील करते। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं ये इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बाधा है। दूसरा कारण मेरे हिसाब से एक मिसकंसेप्शन या एक्ट के प्रोविजंस को मिस इंटरप्रेट करने के वजह से पैदा होता है। मैंने सुना है कुछ लोग सोशल मीडिया में कन्वर्जन टर्म को लेकर भी सिर्फ क्रिश्चियन से रिलेट कर रहे हैं। हिंदी में धार्मिक रूपांतरण या इंग्लिश में जिसे हम कन्वर्जन कहते हैं, ये किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, आई रिपीट, किसी भी फेथ से किसी दूसरे फेथ में चले जाते हो कोई या उनके प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करते हो तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में कन्वर्जन टर्म यूज किया जाता है। सपोज मैं क्रिश्चियन हूं और किसी कारण मुझे अपनी फेथ चेंज करनी है, से आई वांट टू बिकम अ हिंदू और मे बी अ मुस्लिम, तो मुझे कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये जो कन्वर्जन टर्म है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए रिजर्व नहीं है, इट अप्लाइज टू एवरी रिलीजन। आफ्टर 1978 में भी ये वेल डिफाइंड है। तो कन्वर्जन को रोकना, आई एम सॉरी, फोर्सफुल कन्वर्जन को रोकना किसी सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए या किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, इट्स फॉर एवरी रिलीजन। तो इस तरह के कंसेप्ट में क्लैरिटी लाने के लिए हमें इस एक्ट को बारीकी से समझनी होगी। आई एम श्योर आप में से कईयों ने इस एक्ट को पढ़ा होगा। मैं उन दोस्तों के लिए इस एक्ट को सिंप्लीफाई कर प्रेजेंट कर रहा हूं जिनका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं है। सो दिस इज द एक्ट। यहां देखिए सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। यह गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है कि यह गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मीन करता है। दूसरा, इसमें कन्वर्जन का मीनिंग भी दिया गया है, वेयर इट सेज कन्वर्जन मीन्स रिनाउंसिंग वन रिलीजियस फेथ एंड एडॉप्टिंग अनदर रिलीजियस फेथ and convert shall be constituted accordingly। इंडिजिनियस फेथ को भी डिफाइन किया गया है, जहां ये इसे अरुणाचल के रिलीजन्स, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स इन सब से रिलेट करती है। इसके अलावा बुद्धिज्म और दोन्यी को स्पेसिफिकली इंडिजिनियस कम्युनिटी से जोड़ा गया है। जहां तक फोर्सफुल कन्वर्जन्स की बात है, ये क्लाउज 3 में डिफाइन किया गया है, जो कन्वर्जन के लिए फोर्स, इंड्यूसमेंट और फ्रॉडुलेंट मीन्स के यूज पर रोक लगाती है। क्लाउज 4 कहता है ऐसे करने वालों को 2 साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माना लग सकता है। 5th क्लाउज में 2 सब क्लाउजेस हैं। सब क्लाउज 1 कहता है ऐसे किसी कन्वर्जन के बाद ऐसे कन्वर्जन करने वालों को एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के अंदर उस जिले के डिप्टी कमिश्नर को इंटीमेट करनी होगी। इसी का सब क्लाउज 2 कहता है ऐसा नहीं करने पर उन्हें 1 साल की सजा या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। 6th क्लाउज कहता है ऐसे ऑफेंस कॉग्निजिबल होंगे। कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंस जिसे कमिट करने वालों को विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है और अपराध के केस में मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बगैर ही इन केसेस में एक इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन अपने से शुरू कर सकता है। इसके 7th क्लाउज के अनुसार प्रोसिक्यूशन के लिए सजा मुकद्दर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर या उनके रैंक के या कम से कम EAC रैंक के ऑफिसर को ही यह पावर दी गई है। लेकिन इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि उनसे कम रैंक के ऑफिसर्स भी उनकी अथॉरिटी से प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। इसके 8th और आखिरी क्लाउज कहती है कि सरकार इस संदर्भ में कानून बना सकती है। तो ये थे सारे क्लाउजेस और इसी को लेकर यह मसला है। अब सवाल यह भी है कि क्या ये प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इसे समझने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं ये क्या कहती है। जहां तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सवाल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 25, 26, 27 और 28 रिलीजन से रिलेटेड राइट्स की गारंटी देती है। अब इसी के आधार पर इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आचार्य जगदीश्वर आनंद अवधूता वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता 1984 केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि तांडव डांस जो आनंद मर्गा कम्युनिटी के लोग करते हैं वो रिलीजन का हिस्सा नहीं है और इस पर पब्लिक प्लेसेस में रोक लगाई जा सकते हैं। इसी तरह अनेकों केसेस हैं जहां किसी भी रिलीजन के कोर स्पिरिट को टच किए बगैर उनके कुछ एक्शंस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और इसी तरह ट्रिपल तलाक भी बैन किया गया। तो मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं। दोस्तों, आपने आपरा के प्रोविजंस को देखें। यहां किसी भी क्लाउज में किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कोर स्पिरिट के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। हो सकता है मेरे व्यूज आपके व्यूज से मेल ना खाते हो, पर मुझे यह किसी भी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लगता। और हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर मेरे जो डाउट्स हैं वो और भी कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह की शिकायत है
तो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खुला ही हुआ है। लेकिन फैक्ट्स और रिजल्ट्स को स्टडी किए बगैर प्रोटेस्ट वगैरह इतना इनकरेजेबल नहीं है आज के दिन। ऑफ कोर्स यहाँ अमेंडमेंट्स के स्कोप तो मुझे भी दिखते हैं, कई सारे स्कोप्स हैं। दोस्तों, मेरी नज़र में इस एक्ट में माइनर्स के कन्वर्जन को लेकर एक वेग आइडिया है। कन्वर्जन रिलीजन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा हिंदू घर में जन्म लेता हो तो उसे बाय बर्थ हिंदू माना जाता है। और वही अरुणाचल के इंडिजिनियस फेथ इंक्लूडिंग बुद्धिज्म का भी यही कंसेप्ट है। इनमें जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी को भी कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिलीजियस सेरेमनी की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसके बाद इसे उस धर्म का माना जाए। पर जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया या इस्लाम हो गया, इन रिलीजन्स के कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स के बाद ही कोई इन धर्मों को अडॉप्ट कर सकता है। से फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म है। यहाँ ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि उन बच्चों को जो खासकर किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हों, उनके इस रिलीजियस रिचुअल को भी आफ्रा के मुताबिक डीसी को रिपोर्ट करनी होगी या नहीं। इस पर अमेंडमेंट लाकर क्लैरिटी लाई जा सकती है। दूसरा, मुझे यह भी लगता है कि इससे जुड़े ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल कैटेगरी में लाना इतना जस्टिसेबल नहीं है। हालांकि आफ्रा के प्रोविजंस बाकी राज्यों के एग्जिस्टिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन अरुणाचल के संदर्भ में इस पर अमेंडमेंट्स लाकर इसे सुधारा जा सकता है, इंप्रूवाइज किया जा सकता है। इसमें यह भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ऐसे फोर्सफुल या फ्रॉडुलेंट मीन्स ऑफ कन्वर्जन को कौन रिपोर्ट करेगा। क्या उसे उसी व्यक्ति को रिपोर्ट करनी पड़ेगी या कोई रिश्तेदार भी कर सकता है या कोई और। ऑफ कोर्स जब इस संदर्भ में रूल्स फ्रेम किए जाएंगे तो शायद ये एंगल्स भी कंसिडर किए जाएंगे। अभी तो एक रूल का ड्राफ्ट ही आया है। और जितनी भी हमारा अरुणाचल में जो अपना हमारे रिलीजियस ग्रुप है, सबसे हम लोग कमिटी में उसको इनवाइट करेंगे, सबसे हम लोग उसका इनपुट्स लेंगे। सब सेटिस्फाई होने का बाद तब जाके गवर्नमेंट जो है उसका रूल्स का हम लोग नोटिफाई करेंगे। समाज के कुछ हिस्से इस एक्ट को ड्रैकोनियन भी करार दे रहे हैं। यह आपके देखने का नजरिया है, पर मैं ऐसा मानता हूं जब तक इस एक्ट में हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस करने वाले एलिमेंट्स नहीं हैं, ये इतना भी बुरा नहीं है। जैसे ये एक्ट खुद कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो जैसे मैं समझ रहा हूं ये तो इनफैक्ट सिर्फ इंडिजिनियस फेथ ही नहीं बल्कि अरुणाचल में प्रैक्टिस किए जाने वाले सारे रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा। मैं समझाता हूं। मान लीजिए मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा हूं और मेरे घर वाले इंडिजिनियस फेथ बिलीवर्स हैं और वे चाहते हैं कि मैं उनके बिलीफ को फॉलो करूं और वे मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो मैं आफ्रा के तहत अपना प्रोटेक्शन मांग सकता हूं, उनके खिलाफ मैं जा सकता हूं। उसी तरह कोई भी मेजॉरिटी रिलीजन वाला, से हिंदू रिलीजन, किसी दोनीपोलो मानने वाले को लालच देकर या डरा धमका कर किसी तरह हिंदू बनाना चाहते हो तो भी वो पर्टिकुलर व्यक्ति इसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है। कानून सबके लिए एक है भाई। तो पर्टिकुलरली एसीएफ को क्यों लगता है कि ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने वालों के या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है? ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने इसके प्रोविजंस को समझने में थोड़ी सी गलती की है और शायद उनके थ्रू ये बात पास हुई है कि ये कन्वर्जन के खिलाफ है या अदरवाइज। और शायद इसी के कारण लोगों के बीच इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आक्रोश भी है। आपसे रिक्वेस्ट है अपने लेवल पर आप जो इस कानून को समझते हैं वे लोगों को समझाएं या इस तरह के वीडियोस को कम से कम शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। क्या पता आपके इस कोशिश से हम अपने राज्य को जलने से बचा लें। – 2006 में गुजरात असेंबली में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2006। बिल में यह प्रपोज किया गया था कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या जैनिज्म के अंदर इन तीनों धर्मों के बीच अगर कोई एक से दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसे कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। इस पर बहस हुई पर जैन धर्म वालों ने इस बिल को अपोज किया। श्वेतांबर मूर्ति पूजक जनसंघ सोसाइटी के मेंबर्स ने सोलिसिटर जनरल ऑफ गुजरात के साथ मीटिंग की और अपना स्टैंड रखा कि जैनिज्म हिंदुइज्म से अलग है और इन्हें एक डिस्टिंक्ट रिलीजन माना जाए। हिंदू धर्म का बेस वैद है। ऑफ कोर्स हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड से हिंदू सोसाइटी में ये प्रैक्टिस किया जाने लगा और जैन और बौद्ध समाज का गठन ही खास करके इसके खिलाफ किया गया था। जैसा आपको पता ही है, हिंदू समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और फिर जो इन चारों वर्णों में नहीं आते उन्हें दलित या हरिजन कहा जाता है, जो अछूत माने जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सोशल इवल है। अभी अरुणाचल वापस आते हैं और देखते हैं यहाँ का जो इंडिजिनियस फेथ है उसमें सन एंड मून गॉड के अलावा देती रंगफ्रा और बुद्धिज्म शामिल है। यहाँ इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस में एनिमल सेक्रीफाइसेस भी शामिल हैं।
जहाँ ऐसे ये लोग मानते हैं कि इन प्रैक्टिसेस से, इन सेक्रीफाइसेस से वे उन नेचुरल डेटीज़ को खुश करते हैं जो उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसके लिए वे मुर्गे, गाय, सुअर, कुत्ते, बकरे, मिथुन जैसे जानवरों की बलि देते हैं। इनके या गीता, बाइबल या कुरान जैसी कोई लिखी ग्रंथ नहीं है, इसीलिए ना इसे हम हिंदू मान सकते हैं, ना ईसाई, ना इस्लाम या किसी और धर्म का। आज कई बार इंडिजिनस प्रैक्टिसेस में लेकिन हिंदू रिवाजों को हम देखते हैं और इन चीज़ों को कई हिंदुनाइजेशन के अटेम्प्ट भी मानते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि हमारे लोग जिनके लिए जिनका धर्म अभी खोजा गया है और जिनकी स्थापना अभी हो रही है, उन्हें पूजा पाठ करने के तरीके पता नहीं, इसलिए फिल्मों से या किसी और मंदिर के पुजारी से, पंडित से वे नकल करते हैं। इंडिजिनस प्रैक्टिसेस में अगरबत्ती का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं था, पर दोन्यीपोलो मंदिर में, जिसे गांग गांग निधर नामों के नाम से लोग जानते हैं, वहाँ खूब अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, आरती भी होती हैं। पर जैसे मैंने कहा, यह हिंदू धर्म से अलग है। कुछ लोग सोशल मीडिया में दावा करते हैं कि दोन्यीपोलो हिंदू धर्म का अंश है, पर मैं पर्टिकुलरली इस ओपिनियन से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कुछ जगहों पर कुछ प्रैक्टिसेस में सिमिलरिटीज हो, पर यह हिंदू धर्म से एकदम अलग है। लेकिन फिर भी अगर कोई इंडिजिनस अरुणाचली दोन्यीपोलोइज्म को हिंदू का अंश और अपने को हिंदू मानते हो, तो सबसे पहले आप ये तय कर लीजिएगा कि आप किस वर्ण में पढ़ते हो। क्या आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र? अगर आप इन चारों वर्णों में नहीं आते हो तो आप दलित हो। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज पीपल विदाउट असेसिंग द फैक्ट्स। खैर, इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम हिंदू भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, हिंदू के आप जीसस पे कर सकते हो, अल्लाह पे कर सकते हो और किसी भी विश्वास को अपना सकते हो। इनफैक्ट सारे जहां को बनाने वाला तो एक ही है, वो तो हम बेकार में लड़ रहे हैं। इससे जुड़ा और एक मसला मेरे मन में पनपता नजर आता है। देखिए, धर्मों का विभाजन, डिवाइड होना इतिहास में दर्ज है। जैसे बौद्ध धर्म का महायान हिनायाना सेक्ट, क्रिश्चियनिटी में कैथलिक, रिवाइवल, बैप्टिस्ट और न जाने कितने डिनोमिनेशंस, मुस्लिम सुन्नी और शिया में बटा हुआ है। ये अलग अलग लोगों की आइडियोलॉजिकल क्लैशेस के रिजल्ट्स हैं। इनफैक्ट दोन्यीपोलोइज्म खुद भी हमारे पुरखों के प्रैक्टिस से थोड़ा अलग है। एक्चुअली हम एनिमिज्म और शैमनिज्म प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, पर दोन्यीपोलोइज्म इंडिजिनिटी में एक रिसेंट ट्रेंड है। मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मैं ये कह रहा था, दोन्यीपोलोइज्म इंडिजिनिटी में एक रिसेंट ट्रेंड है। ऐसे में कुछ लोगों का दोन्यीपोलोइज्म को हिंदुइज्म से जोड़ना इस विभाजन को बहुत जल्द अंजाम दे सकता है। मेरी बातों को नोट कीजिएगा, बहुत जल्द ऐसा होगा कि एनिमिज्म और शैमनिज्म सेक्ट का एक दोन्यीपोलो ग्रुप होगा और दूसरा हिंदू इन्फ्लुएंस्ड दोन्यीपोलो ग्रुप होगा और इससे अनरेस्ट होगा, राज्य में अशांति फैलेगी और अरुणाचल प्रदेश भी रिलीजियस क्लैशेस के लिए जाने जाएंगे। द डे इज नॉट फार, टेक माई वर्ड्स। इन सब रिलीजियस वायलेंस के मेन रीजन्स कट्टरता या बिगोटिज्म जिसे हम कहते हैं, या कई बार पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी हो सकता है। एज एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हमें अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर ग्रो करनी है एंड वी मस्ट नॉट टेक दीज रिलीजन लाइक थिंग्स वेरी सीरियसली। मैं सच कहता हूँ, इसे सीरियसली मत लीजिए। जहाँ तक इंडिजिनस प्रैक्टिसेस की बात आती है, इसे प्रिजर्व करना मैं मानता हूँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिस एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। इट मेक्स आवर वर्ल्ड मोर कलरफुल। अपने पुरखों को हम याद कर सकते हैं, लेकिन इसी इंडिजिनिटी को प्रिजर्व करने के लिए अगर हम किसी और धर्म या समाज के खिलाफ जाते हैं तो भी ये तो गलत है ना। हम दूसरों के धर्म को प्रैक्टिस करते हुए भी, उनमें पार्टिसिपेशन लेते हुए, उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए भी अपनी इंडिजिनिटी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ईद में शामिल होना या क्रिसमस मनाना हमारे इंडिजिनिटी को कम नहीं करेगा। मान लीजिए अगर मैं अपने ट्रेडिशनल अटायर में किसी मस्जिद में जाकर दुआ मांगता हूँ तो मैं थोड़ी ना मुसलमान बन गया, या चर्च में जाकर प्रेयर करता हूँ तो थोड़ी ना मैं क्रिश्चियन बन गया, या किसी हिंदू मंदिर में जाकर पूजा करता हूँ थोड़ी ना मैं पंडित बन गया। अभी कुछ दिनों पहले महाकुंभ में अरुणाचल के लोगों ने, खास करके हमारे कुछ नेताओं ने भी गंगा स्नान में हिस्सा लिया था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वे हिंदू बन गए। उन्होंने बस एक रिलीजियस प्रैक्टिस में हिस्सा लिया, पर उनकी सोशल मीडिया में बड़ी आलोचना हुई। ये इतना जरूरी नहीं था मेरे ख्याल से। अभी कुछ लोग कहेंगे मुझे उन पॉलिटिशियंस ने पैसे दिए होंगे। भाई मैंने कुछ पैसा वगैरह नहीं लिया, पप्पा जी की कसम। खैर, माई पॉइंट इज हमें लिबरल रहना चाहिए। टू मच ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, वो तो आप जानते ही हैं। तो कंक्लूसिवली मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे वो आपरा हो या इन जैसा कोई भी इशू जहां लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हों, हमें वहां उसे ऑप्ट करना चाहिए। और आपरा के इस केस में तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट भी मजबूर है। अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा। एसीएफ का जो दूसरा डिमांड है दोस्तों, रिपील का, क्या आपको सचमुच लगता है कि यह हो पाएगा?
अगर एग्जिस्टिंग एक्ट को रिपील किया जाता है तो इंडिजिनियस फेथ वाले कोहराम मचाएंगे, फिर वही धरना, प्रोटेस्ट, पुलिस फायरिंग। आपको और एक मणिपुर चाहिए क्या? प्रेसिडेंट रूल चाहिए क्या? वी वांट ऐसे इश्यूज किसी के इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए भी किया जा सकता है, या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकते हैं। पॉलिटिशियंस को तो आप जानते ही हैं, रूलिंग या अपोजिशन के लोग भी इसे करवा सकते हैं। अरुणाचल में आज तक कोई भी रिलीजन रिलेटेड वायलेंस नहीं हुआ, इसे ऐसे रहने दो यार। बाकी आपरा के जितने भी प्रोविजंस है मैंने आपको बताया है, पॉसिबल सॉल्यूशंस भी आपको सजेस्ट किया है। अब मैं ये आपके विवेक के ऊपर, आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ता हूं कि आपको क्या चाहिए। आपके राज्य में शांति चाहिए या एक जलता हुआ अरुणाचल? जय हिंद।